आप सभी अतिथिगण को मेरा नमस्कार। मैं आदरणीय मंच और आप सभी का इस सत्र के लिए स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर मंजू विश्वकर्मा, जनरल मैनेजर हूँ अंकुर सीड्स प्राइवेट लिमिटेड में और भाजीपाला संशोधन विभाग में काम करती हूँ। मेरा ये मैंने मराठी में बनाया था, लेकिन अभी वो लैंग्वेज मैच नहीं हो रहा है, फॉन्ट्स मैच नहीं हो रहे करके इंग्लिश में मैंने प्रेजेंटेशन दिया है अभी कि ब्रीडिंग ऑफ जर्मप्लाज्म हैव डिस्टिंक्टनेस, यूनिफॉर्मिटी एंड स्टेबिलिटी। मतलब जो भी आप प्रजाति बनाते हैं वह प्रजाति एक तो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। यूनिफॉर्म मतलब एक सरी की होनी चाहिए। वो स्टेबल होना चाहिए, मतलब सालों साल अगर आप उसको लगाते हैं तो वो उसी तरह की आनी चाहिए और वो अन्य प्रजातियों से अलग होनी चाहिए। और डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन यानी डिफरेंट, अभी जो हिंदुस्तान में 8 जोन बनाए गए हैं भाजीपाला के लिए, उसमें जो भी एनवायरनमेंट चेंज आता है तो उसकी अनुवांशिक इसमें कोई भी अलग चेंजेस नहीं आना चाहिए। अभी अगर आपने देखा तो किसानों में संकरित जाति या संकर प्रजाति लगाने का प्रचलन बहुत बढ़ गया है। उसमें भी खासकर टमाटर और मिर्ची और बैंगन में ये करीब 100% किसान हाइब्रिड्स लगाते हैं, मतलब संकर प्रजाति लगाते हैं। और उसी को देखते हुए अगर इंडिया में आपने देखा तो वहाँ पे 75 किलो यानी 75 टन टमाटर का बीज इस्तेमाल होता है और हाइब्रिड चिली का मतलब संकरित मिर्ची का 70 टन तक इस्तेमाल होता है। इसलिए आजकल संकर बीज बनाने की प्रक्रिया सभी लोग करना चाहते हैं और इसका उत्पादन करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि इससे प्रोडक्टिविटी मतलब उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ती है, जो भी प्रजाति आप उसकी बनाते हैं। अभी सीड डिस्ट्रीब्यूशन इसका हम लोग किस तरह से करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, यानी जो फार्मर्स लोग इच्छित होते हैं कि इसका संकर बीज बनाना उनके लिए करते हैं और जिन किसानों के पास में उनके पास में सोर्सेस अवेलेबल है यानी उनके पास में फैसिलिटीज़ हैं उन्हीं को देते हैं। और वो फार्मर बहुत मेहनत करना चाहते हैं उनके पास, और जिनके पास में लेबर अवेलेबल है, क्योंकि इसमें जो लगने वाला लेबर है वो बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि एक एक फूलों के साथ में इसमें काम किया जाता है। ऐसा बोला जाता है कि एज यू सो शैल यू रीप, यानी जिस तरह का बीज आप ज़मीन में डालेंगे उसी तरह का पौधा उत्पन्न होगा। और गुड सीड ऑन गुड लैंड्स एडल्ट अबेंडेंट प्रोड्यूस, यानी अच्छा बीज आप अगर लगाते हैं तो उससे जो आपको मिलने वाला उत्पादन है वो भी बहुत ज़्यादा मिलता है। कॉस्ट ऑफ सीड इज़ अ स्मॉल फ्रैक्शन बट टोटल कॉस्ट ऑफ इनपुट्स इन क्रॉप कल्टिवेशन बट हैज़ अ वाइटल इम्पोर्टेंस। हर एक किसान नया संकरित बीज क्यों लेता है उसका मतलब उसको ये होता है, एक तो ये रोग मुक्त हो सकता है, दूसरी बात इसकी उत्पादन क्षमता अच्छी होती होगी, प्लस इसमें क्वालिटी बहुत अच्छी होती होगी, इसीलिए वो यह बीज बुनाता है। इसका जो कॉस्ट है, इसकी जो ये बीज की प्राइस होती है ये ज़्यादा होती है, लेकिन पूरी खेती करने में ये एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब अच्छी बीज का मतलब क्या होता है और नई टेक्नोलॉजीज़ और नए टेक्निक्स यानी कई तंत्र ज्ञान नए आए हैं और कई तंत्र भी आए हैं जिससे इसका प्रोडक्शन यानी उत्पादन किया जा सकता है। अभी वेजिटेबल सीड प्रोडक्शन में सबसे पहले ब्रीडर सीड बनता है, ब्रीडर सीड के बाद फाउंडेशन सीड या सर्टिफाइड सीड, जो मैंने आपसे बोला कि फार्मर्स को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में देके हम लोग बनाते हैं। उसके बाद उसका प्रोसेसिंग होता है और उसके बाद उसका गुणवत्ता उसकी जांची जाती है, जिसको क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट कहा जाता है। अभी ब्रीडर सीड का मतलब ये होता है कि जो भी वैज्ञानिक इस पर काम कर रहा है वो अपनी अब बीज खुद थोड़ा सा बनाता है। कम से कम अगर छोटे बीजों का कहा जाए तो वो 50 से 60 ग्राम बनाएगा और अगर बड़ा बीज होगा तो वो कम से कम 5 किलो तक के बनाता है। ये सिर्फ वेजिटेबल सीड में, मतलब भाजीपाला का जो सीड बीज होता है उसमें।
वो बीज को लगाने के बाद उससे निकलने वाला पौधा कैसा रहता है, उसमें किस तरह का फूल आता है, फल आता है, कितने दिन में आता है, कितने दिन तक ये चलता है, ये सब अपने पास में वो नोट करके रखता है। ये नोट करने के बाद में फाउंडेशन सीड बनता है, जिसको हम पायाभूत सीड कहते हैं। अब उसके बाद ही सर्टिफाइड सीड बनाया जाता है, यानी फाउंडेशन सीड, पायाभूत सीड बोलते हैं जिसको, उसको बनाने के बाद में ही सर्टिफाइड सीड बनाया जाता है, जो आपको ट्रूथफुल लेबल में मिलता है। और उसके बाद इसका प्रोसेसिंग होता है, और प्रोसेसिंग के बाद में इसकी गुणवत्ता जांची जाती है। अभी गुड सीड यानी अच्छे बीज का मतलब क्या है? हाई जेनेटिक प्योरिटी। अब हाई बोलने की बजाय मैं कहूँगी कि 100% इसमें जेनेटिक प्योरिटी यानी अनुवांशिक शुद्धता इसकी होनी चाहिए। फिजिकल प्योरिटी यानी इसके बीज में कोई भी दूसरा बीज ना मिला हो, या कोई दूसरा फिजिकल कोई कचरा काड़ी ये सब नहीं होना चाहिए उसमें। और उसमें प्रॉपर एडिक्वेट मॉइस्चर कंटेंट यानी उसमें जो आर्द्रता होती है वो एक 7% से लेके 12% तक की होनी चाहिए। उसकी उगवन शक्ति अच्छी होनी चाहिए और वो वायबल होना चाहिए, यानी बीज को डालने के बाद वो उगना ही चाहिए। प्लस उसकी जो बढ़त होती है वो काफ़ी विगरस होना चाहिए। विगरस यानी जिसको मराठी में कहते हैं झोमदार वाड़, ऐसा होना चाहिए उसमें। इसलिए एक सिस्टमैटिक यानी आप कहना चाहिए कि एक प्रोग्राम बनाया जाता है। वो प्रोग्राम में पहले न्यूक्लियस सीड यानी जो ब्रीडर सीड बनाया जाता है, जो शास्त्रज्ञ खुद बनाता है और वो थोड़े प्रमाण में होता है। उसके बाद वही ब्रीडर सीड उसका बनाता है, तो कम से कम वो 500 ग्राम से 1 किलो तक बनाता है। फिर उसका फाउंडेशन बनता है और उसके बाद ट्रूथफुल और सर्टिफाइड सीड बोलते हैं। बट नॉर्म्स एंड द टेक्निक्स इन्वॉल्व आर ऑलमोस्ट द सेम, यानी इसको बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो सभी भाजीपाला के लिए लागू होती है। जैसा आपने से मैंने पहले कहा कि जो न्यूक्लियस सीड यानी जो ब्रीडर सीड पहले बनता है, उसका वो जो शास्त्रज्ञ होता है वो पूरा उसका एक पासपोर्ट डेटा लिखता है। पासपोर्ट डेटा मतलब ये पौधा कैसा है, पौधे में पत्तियां कौन से रंग की है, पत्तियां कौन से रंग की है, फिर फ्लावर कौन से रंग का है, कितने दिन में फूलने पे आता है, इसका फल कैसा होगा, फल कितने दिन तक के टिकता है, और पूरा उसका ड्यूरेशन वो क्रॉप का यानी वो उस फसल का पूरा ड्यूरेशन कितने दिनों का होता है, ये सब वो अपने पास नोट करके देता है। और ये जब बीज वो फाउंडेशन सीड बनाने के लिए देता है तो ये पूरी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो फाउंडेशन सीड बनाते हैं उनको वो देता है। जब ये बीज फाउंडेशन सीड यानी पायाभूत सीड बनता है जब, तो उस समय में जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी गुण उन्होंने दिए हैं वो उसी तरह उसमें आए हैं या नहीं, ये देखा जाता है और फिर उसको क्वालिटी कंट्रोल द्वारा पास किया जाता है। ये सबसे फर्स्ट स्टेप, ये सबसे पहली सीढ़ी है बीज बनाने की प्रक्रिया की। फैक्टर्स फॉर सीड डिटोरिएशन यानी कौन से बीज बनाने से आपका सीड खराब हो जाता है। कई बार क्या होता है कि किसान क्या करता है, उसको अगर बोला कि 1000 पौधे लगाना चाहिए या 1000 पौधे से ज़्यादा 1000 के ऊपर आप लगा देते हैं, तो क्या होता है कि वो मैनेज नहीं होता है, और मैनेज ना होने की वजह से वो फिर उसमें कई बार ऐसा होता है कि बाहर का पोलन आके पड़ जाता है, यानी जो परागीकरण होता है वो बराबर नहीं होता है। इस कारण से फिर वो सीड खराब हो जाता है। दूसरा आउट क्रॉसिंग जो पर परागीकरण कहते हैं, उसमें वो पर परागीकरण होने के कारण भी बीज आपका खराब हो जाता है। इम्प्रॉपर टाइम ऑफ पॉलिनेशन यानी परागीकरण का समय भी अगर बराबर नहीं रहा तभी भी ये पूरा बीज खराब हो जाता है। माइनर जेनेटिक वेरिएशन यानी अगर जो ब्रीडर ने सीड बनाया है वो आपको उसी कैरेक्टरिस्टिक के समान नहीं आता है और उसमें कुछ पौधे अगर अलग आ जाते हैं तभी भी आपका बीज खराब हो जाता है। अनटाइमली रोगिंग, पौधों को एक बार लगाने के बाद में जब फूल आने के पहले उसमें से जो पौधे नहीं चाहिए रहते वो निकाल दिए जाते हैं, उसको बोलते हैं रोगिंग। लेकिन ये अगर समय पर नहीं हुआ तो भी आपका
बीज खराब होता है। और मैकेनिकल एडमिक्सचर, कई बार ये होता है कि बीज जमा करने के बाद में अगर उसको एक ही प्रजाति का बीज अच्छे से अलग नहीं रखा गया तो दूसरा भी बीज आके मिल जाता है, उसको एडमिक्सचर कहा जाता है। यह होने से भी कई बार बीज खराब हो जाता है। अभी सीड की क्वालिटी जो होती है वो कैसे इफ़ेक्ट होती है, तो एक तो वातावरण, कई बार क्या होता है कि वातावरण, जैसे पानी बरस गया, बीज जब बन रहा हो तब पानी बरस गया तो बीज काला पड़ जाता है, उस पर फफूंद लग जाता है, ऐसा कुछ होता है। फोटो पीरियड यानी लाइट बराबर नहीं मिला उसको, तभी भी आपका बीज पूरी तरह से अच्छी तरह से बन नहीं पाता। अगर टेम्परेचर, जिसको कहते हैं तापमान, ये अगर लो रहा, मॉडरेट या कभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उससे भी बीज पर सीड के क्वालिटी पे अफेक्ट होता है। या रेनफॉल या विंड वेलोसिटी, एक आधे बार बहुत ज़्यादा हवा चली और पौधे अगर गिर गए तो जो आधा बना बीज रहता है वो बीज कभी भी आपका उग नहीं सकता। और उसके बाद में इन्फेस्टेशन ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेस, उसके साथ में अगर कोई रोग राई उस पर आ जाता है या कोई कीड़ अगर उस पर लग जाती है तो भी अपना बीज खराब हो जाता है। तो इसलिए उसकी गुणवत्ता रखने के लिए किसानों को उसके तरफ हमेशा ध्यान देना पड़ता है, जब आपका पौधा 5 से 7 दिनों का हो तभी भी। अब पासपोर्ट डेटा जो मैंने आपको बताया है कि ये कोई भी एक प्रजाति जब बनाते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, कि किस समय आप बीज बो सकते हैं, उस मतलब टाइम ऑफ सोइंग, 50% फ्लावरिंग यानी 50% पॉपुलेशन, 50% जो पौधे होते हैं आपके इसमें वो कितने दिनों में फूलन पे आते हैं, फूल का रंग क्या होता है, और टाइम ऑफ एंथेसिस यानी इसमें जो पराग होता है वो पराग कब खुलता है उसको एंथेसिस कहते हैं। वो खुल के जो पोलन्स रहते हैं, पराग कण जो रहते हैं वो निकालता है, वो किस समय पर होता है ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। फिर उसमें फल धारणा जब होती है, उसका साइज़, उसका कलर, उसके क्या फीचर्स होते हैं, पूरी फसल कितने दिनों की होती है। और अगर हम संकरित बीज जब लगा रहे हों तो नर और मादी लगाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि मादी पहले फूल पर आ जाती है और नर नहीं आता है। नर नहीं आने से क्या होता, पहले जो अगर मादी का फूल आया है वो पूरे ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसा न हो करके अगर उसको स्टैगरिंग देना है, मतलब अगर हमारी मादी जल्दी आ रही है तो और नर देर से आ रहा है तो 10 या 15 दिन पहले हमको उसका नर लगाना पड़ता है। उसके लिए उसमें फिर दूसरा, उस पर डिजीज़ या कोई कीड़ ना आए, उसके लिए कंट्रोल मेजर्स लेने पड़ते हैं। और जब बीज पूरा बन जाता है, बीज बनने के बाद में बीज पर क्या हार्वेस्टिंग के समय क्या प्रिकॉशन लेते हैं, इस पर भी ध्यान देना पड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने उसको एक इसमें डाला है कि आइसोलेशन डिस्टेंस। अगर एक आपने मिर्ची का उत्पादन, संकरित बीज बनाने का उत्पादन के लिए लिया है तो उसके लिए आपको, अगर आप 1000 पौधे लगा रहे हैं और नर के 500 पौधे लगा रहे हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि उसके करीब करीब चारों बाजू से 600 मीटर की दूरी पे कोई भी मिर्ची का अलग फसल ना हो। क्यों? क्योंकि मिर्ची का जो परागकण है वो 600 मीटर तक दूर आता है और आपके पौधों को भी खराब कर सकता है। इसीलिए उसका जो विलगीकरण कहते हैं वो बहुत ज़रूरी होता है। अब प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में आपको सिलेक्शन ऑफ रीजन, यानी आप पहले कौन सी जगह पर लगा रहे हैं, उसका लोकेशन कैसा है, वहाँ पर ज़मीन कैसी है, वहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस यानी वहाँ का वातावरण कैसा है, इरिगेशन अपने पास है या नहीं, ये भी देखा जाता है। फिर ग्रोअर जो भी बीज बनाना जो किसान बीज बनाना चाहते हैं उसमें उतना कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन करने के लिए और क्षमता है या नहीं, ये भी देखा जाता है। कई बार क्या होता है, किसान लोग ले लेते हैं लेकिन उस तरह से पूरी उस फसल की सेवा नहीं कर पाते। फिर क्या होता है कि वो सेवा नहीं कर पाते, पूरे पौधे ऐसे ही रह जाते हैं और अंत में उनको उस फसल से कुछ भी नहीं मिलता है। इसीलिए देखा जाता है कि किसान उस जो भी फसल बनाने की, जो भी संकर बीज बनाने की प्रक्रिया कर रहे हैं उसका पूरी तरह उसकी सेवा कर सकते हैं या नहीं। Attentiveness of grower and awareness of traditional cultivation
प्रैक्टिसेस, मतलब उस किसान को जो भी नए मशागत की तौर तरीके आए हैं उसको वो फॉलो कर सकता है या नहीं, और वो क्रॉप का नेचर पहचान सकता है कि नहीं, और उसमें इंक्विजिटिवनेस है या नहीं, मतलब एक जिज्ञासा है कि नहीं, कि जिज्ञासा ये है कि पौधे कैसे हैं, पौधे लगाना कैसे, इसके बाद मैं क्या करूँगा, अभी ये पौधों को फल धरना है तो मैंने परागीकरण शुरू करना चाहिए या नहीं, इस पर ये कीड़ लग गई है तो मुझे क्या स्प्रे करना चाहिए। इसलिए क्रॉप मैनेजमेंट, ये अगर कोई अलग परिस्थिति भी आती है, ऑड कंडीशंस जिसको कहते हैं, कोई विपरीत परिस्थिति भी आती है, तो वो अपनी फसल को किस तरह से बचाता है, इसके लिए उसके पास में जानकारी बहुत ज़रूरी है। और साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट यानी आजकल, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि एक एक फूल का आपको नियंत्रण रखना पड़ता है, एक एक फूल से एक एक फल बनाना पड़ता है करके, लेबर का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। उन लेबर को हम लोग सिखाते हैं और अच्छी तरह उन लोग सीख भी जाते हैं और बनाते भी हैं। आपको एक बता सकती हूँ मैं कि अगर आप 1000 मिर्ची के पौधे लगाते हैं और 500 नर के पौधे लगाते हैं तो ज़रूर उसमें से कम आप 1 से 1.5 क्विंटल का बीज उत्पादन कर सकते हैं। अब जब ये मिर्ची का संकरित बीज बना रहे हैं, आपने किसी से भी लिया हो, कोई सी भी कंपनी से लिया हो या कोई गवर्नमेंट इससे भी लिया हो, तो उसका इंस्पेक्शन करवाना बहुत ज़रूरी है। इंस्पेक्शन इसलिए कि पहले जैसे हमने देखा कि मैंने कहा आपको कि जो भी आपकी फसल लगी है वो एक सरीकी होना चाहिए, एक समय पे फूलन पे आना चाहिए, एक समय फल लगना चाहिए, उसमें कोई भी पौधे अलग तरीके नहीं दिखना चाहिए। इसलिए इस फसल का इंस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले उसमें क्या देखा जाता है कि विलगीकरण आपने अच्छी तरीके से किया है नहीं, मतलब अगर आपने मिर्ची लगाई है तो चारों बाजू 600 मीटर के दूरी पर कोई भी दूसरा मिर्ची की फसल नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जब 6 से 8 लीफ पर क्रॉप होता है तब खासकर क्यों देखा जाता है कि इस समय रस शोषण करने वाली कीड़ का प्रमाण बहुत ज़्यादा रहता है, उस समय पर ज़रूर एक इंस्पेक्शन होता है। और फिर दूसरा, फूलने के समय, मतलब फ्लावर चेक करने के लिए। अब इस फ्लावर को चेक करने के लिए मैं आपको बता दूं कि इसमें कई बार अपन नर व्यंधता वाले फूलों लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। उसमें क्या होता है कि पराग बनता नहीं, लेकिन उसमें जो फीमेल मादी का जो भाग होता है, स्टाइल और स्टिग्मा, ये बहुत ही फंक्शनल और एक्टिव रहता है। इसलिए हम लोग नर अलग लगाते हैं और मादी जिसमें नर व्यंधता होती है वो अलग लगाते हैं, जिसको आप मेल स्टेरिलिटी इंग्लिश में कहते हैं। तो वो चेक करने के लिए भी पूरे झाड़ों का चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी परागीकरण शुरू करने के लिए उनको कहा जा सकता है। एट द टाइम ऑफ व्हेन क्रॉसिंग कमेंसेस, फिर एक बार अगर आपने संकर करना चालू किया, मतलब नर पर से पराग लाकर मादी के फूलों पे जब लगाना शुरू किया, तो वो क्रॉसिंग बराबर हो रहा है कि नहीं, मतलब डालने के बाद में उसको पैकेटिंग कर देते हैं और पैकेटिंग करने के 4 दिन बाद उसको खोलते हैं और देखते हैं कि उसमें फल बन रहा है या नहीं। कई बार क्या होता है कि वो आपने उसके ऊपर पराग तो डाल दिए, लेकिन दूसरे दिन आके देखा तो उसके अंदर में फूल नहीं रहता, फल नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, वो पैकेट ऐसा अटका हुआ रहता। इसलिए वो क्रॉसिंग बराबर हो रहा है या नहीं, उसमें फल धारणा हो रही है या नहीं, ये चेक किया जाता है। और हार्वेस्टिंग और सीड स्टोरेज के टाइम पर भी इंस्पेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। हार्वेस्टिंग के टाइम पर इसलिए कि जब आप संकर बीज बनाते हैं तो आपसे कहा जाता है कि एक बार आपके पूरे फल धारणा हो गई है तो नर के जितने पौधे हैं वो पहले निकाल कर अलग कर दिए जाए और उस जगह को पूरी तरह से साफ़ कर लिया जाए। उसके बाद में आप मादी का जो जितने भी फल बने हैं वो पूरे फलों का इकट्ठा करना, मतलब हार्वेस्ट करना, उसको चालू कर सकते हैं। उसके बाद में उसमें बीज निकालने की प्रक्रिया होती है और उसको बाद में स्टोर किया जाता है। अब दूसरा एक और प्रिकॉशन यानी एक बहुत इम्पॉर्टेंट ध्यान क्या रखा जा सकता है कि जब इंस्पेक्शन किया जाता है तो ये मैंने बताया 3 से 4 बार होता है। 3 से 4 बार यानी फूलन जब फसल फूलने पर आती है
तब सबसे पहले होता है, और उसके पहले 6 से 8 पत्तियों का जब पौधा होता है तब होता है। उस समय में क्या किया जाता है कि जितने भी अलग तरीके के पौधे उसमें हो उन लोगों को निकाल दिया जाता है, और ये चेक किया जाता है कि हमको जिस भी वैज्ञानिक ने बताया है कि वो इस तरह का पौधा उसमें आने वाला है वो उसी तरह का आ रहा है कि नहीं, तब वो भी देखा जाता है। और उसके बाद में स्टेरिलिटी फर्टिलिटी यानी नर व्यंधता और उसमें मादा में फर्टिलिटी है या नहीं वो भी चेक की जाती है। अगर नर व्यंधता वाले मतलब मेल स्टेरिलिटी वाली लाइंस अगर आप नहीं यूज़ कर रहे हो यानी नहीं वापर रहे हो तो उसमें क्या होता है कि एक ही फूल पे नर और मादी दोनों होता है, तो उसमें जो नर वाला भाग होता है वो निकाल दिया जाता है हाथ से। ये भी हम लोगों को लेबर को सिखाया जाता है, लेबर लोगों को हम लोग सिखाते हैं। तो उस समय में वो इमैस्कुलेशन, उसको इमैस्कुलेशन कहा जाता है, और वो कब किस टाइम पे करना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होता है कि किसान उसको एक दिन पहले प्रॉपर नरिशमेंट देना बहुत ज़रूरी होता है, उस पर नीड बेस्ड स्प्रेइंग यानी कौन से कीड आई है, उसके ऊपर कौन से रोग आए हैं। वैसे तो जनरली क्या होता है किसान ने अच्छी तरह सूक्ष्म अन्न द्रव्य वगैरह दिया हो और अपने पूरी फसल की अच्छी सेवा की हो तो उस पर ये सब पेस्ट और रोगों का ये आना बहुत कम होता है। पर कभी कभी वातावरण वश अगर आ भी जाता है उसमें तो उस पर हम लोगों ने क्या स्प्रेइंग करना चाहिए, तो जो इंस्पेक्शन करने वाले इंस्पेक्टर्स आते हैं उनसे उन लोगों ने हमेशा वार्तालाप करना चाहिए। टाइम उसके बाद में इरिगेशन किस समय करना चाहिए। कई किसानों को देखा लाइट नहीं रहती, कुछ नहीं रहता है, कई बार क्या करते हैं उन लोग दोपहर में लाइट आ गई दोपहर में पानी दे देते हैं, ऊपर तापमान बहुत बड़ा रहता है, तब क्या होता है दूसरे दिन आके देखता है नीचे में पूरे फल जितने भी फूल हैं वो पूरे गिर गए और जो परागीकरण भी किया रहता है संकर बनाया रहता है वो भी गल गया। उसका कारण क्या है कि आपने दोपहर में उसको शॉक दिया। इसीलिए इरिगेशन का समय कब होना चाहिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण ये रखता है। टाइम टू टाइम इंटरेक्शन विथ फील्ड ऑफिसर्स एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन। जब भी आपके प्लॉट का इंस्पेक्शन हो रहा हो ना तो जो भी ऑफिसर्स आते हैं आप उनसे ज़रूर प्रश्न पूछिए, आपकी जो कोई भी आपको जानकारी हासिल करना है तब उनसे आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये ग्रोअर के लिए बहुत अच्छा होता है और वो अच्छा बीज का उत्पादन कर सकता है। अब इसमें क्या होता है कि मैंने आपको ये भी बता दिया कि हेल्दी क्रॉप रेज करना चाहिए, क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हो उस पर से अपने क्रॉप फसल की सेवा कैसी करनी चाहिए वो भी है, फ्लावर ड्रॉप अगर होता है तो क्या करना चाहिए, और कुछ पोलन हार्वेस्ट कैसा करना चाहिए उसका भी एक ये बता दूं आपको। जो पूरा आप पिक्चर देख रहे हैं इसमें पोलन कलेक्शन में क्या होता है, फल पूरे जो फूल होते हैं सुबह जमा कर लिए जाते हैं, बाद में एक पेपर पे रख के उसको एक छोटी डिबिया में डाल दिया जाता है। कई बार क्या होता है कि ऐसे आप देखेंगे ना तो पोलन पाउडर हाथ में भी लगती है, मतलब परागकण हाथ में भी लगते हैं, पर कई बार क्या होता है ठंड की वजह से वो पूरे खुल नहीं पाते, तो वो एक इसमें जमा किया जाता है। उसके ऊपर में एक छोटा सा क्या कहना चाहिए पतला कपड़ा लिया जाता है और उसके अंदर एक पैसा डाला जाता है। वो दोनों जो कटोरियाँ होती है उसको ऐसे बंद करके फिर उसको हिलाया जाता है, तो जो जितनी भी उसमें परागकण होते हैं वो एक कटोरी में आ जाते हैं, और आप नीचे में देखिए फिर वो फूल जो होता है उस पर उसकी स्टिग्मेटिक सरफेस पे परागकण लगाया जाता है। और जो स्टराइल और फर्टाइल यानी अगर नर व्यंधत्वता कैसी दिखती है वो इसमें आप बैंगन के फूल में देख सकते हैं। जो पहला लिखा है जो मेल स्टराइल फ्लावर, उसमें आप पीले जो पराग हैं वो बिल्कुल आपको दिख नहीं रहे हैं, और बाजू में आप देखेंगे तो मेल फर्टाइल फ्लावर जिसमें आपको पूरे पराग दिख रहे हैं वो सुबह खुलते हैं और उसमें से पीला परागकण निकलता है। ये मिर्ची का है जिसमें फर्टाइल फ्लावर भी है और जो स्टराइल फ्लावर भी है, ये इस तरह से पहचाना जाता है। ये एक मिर्ची का प्लॉट है कि जो भी संकरित मिर्ची बनाते हैं उसको एक धागा बांध दिया जाता है जिससे पहचाना जा सकता है कि ये संकरित बीज है। ड्राइंग एंड स्टोरिंग मतलब बीज एक बार पूरा बन गया तो बीज को किस तरह मतलब पूरे फल को हार्वेस्ट करने के बाद में उसमें से जब बीज निकाला जाता है उसको किस तरह से निकाल कर एक साधारण कंडीशन में कहाँ पर रखा जा सकता है।
Seed drying is the most important aspect as required moisture content should be present in the seed for germination. Standards have been defined. इसके कि नहीं सभी जितने भी standards हैं ये दिए गए हैं एक पुस्तिका में, यहाँ पर वो गवर्नमेंट द्वारा प्रसारित की गई है. उसमें ये बोला जाता है कि भाजी पाला का जो भी बीज हो कभी भी इसको डायरेक्टली सनलाइट में यानी डायरेक्टली धूप में न सुखाएं. कभी भी इसको छांव में सुखाना चाहिए और एक ठंडी जगह में जहाँ सूखी जगह हो वहाँ पर रखा जाए. और स्टोरिंग इज़ टू बी डन इन एम्बिएंट कंडीशन यानी नॉर्मल वातावरण में अगर आपको रखना है या डीह्यूमिडिफाइड कंडीशंस में रखना है, दोनों भी जगह रखा जा सकता है. उसमें टेम्परेचर बस 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक के हो और ह्यूमिडिटी 30 से 40% की हो. अब जब बीज की गुणवत्ता की जांच होती है उसमें सबसे पहले जो भी ब्रीडर सीड या संकरित बीज बनाया है उसमें सबसे पहला जो टेस्ट होता है उसकी आनुवांशिक शुद्धता. आनुवांशिक शुद्धता के बाद में उसकी फिजिकल प्योरिटी यानी जो बीज है वो बीज ही दिखे, उसमें और तरह का कोई मिक्सचर या कोई कचरा या कोई इतर बीज ये सब नहीं दिखना चाहिए. उसकी उगवन शक्ति बहुत अच्छी होनी चाहिए और सीड वायबल होना चाहिए. वायबल मतलब ये होता है कि सीड के अंदर में एक एम्ब्रियो होता है, वो जीवित रहना चाहिए. वो जीवित इसलिए रहना चाहिए कि अगर आपने 3 महीने में भी बीज रखा है अच्छी तरह से एक कंडीशन में, जब आप उसको पौधे को लगाने जाते हैं तो वो उतने ही समय में 4 दिन या 6 दिन या 8 दिन जो भी उसका ये होगा उतने समय में वो उगना चाहिए. और उगने के साथ साथ में उसी जोमदार शक्ति के साथ में वो उगना चाहिए. ये उसका टेस्टिंग किया जाता है. और ये फील्ड टेस्ट यानी फील्ड में या खेतों में लगाकर इसका टेस्ट किया जाता है. इसमें 400 की पॉपुलेशन ली जाती है और कम से कम 100% इस तरह की उसका उगवन शक्ति होनी चाहिए, वायबिलिटी होनी चाहिए और विगोरोसिटी होनी चाहिए. ये जब 100% होती है तभी हम लोग मानते हैं कि ये सीड संकरित बीज आपका बिल्कुल क्वालिटी सीड है करके. अब क्या हो गया है कि कई बार ये जो प्रक्रिया हम लोग करते हैं इसमें कभी 2 महीना भी लग जाता है, कभी 3 महीना भी लग जाता है, क्योंकि इसको हम खेतों में देखते हैं. तो अब मॉलिक्यूलर एनालिसिस भी किया जाता है. अब मॉलिक्यूलर एनालिसिस में क्या होता है कि इसमें जो नर मादी लगाया है उसका भी टेस्टिंग किया जाता है और जो F1 आपने बनाया है वो भी किया जाता है. इसमें क्या होता है कि अगर कोई मादी में खुद से सेल्फ होके बीज बन गया, मतलब वो उसी का बना, संकर बीज बना नहीं, तो उसका भी टेस्ट होता है. और अगर F1 बनता है मतलब संकरित बीज बना है तो वो संकरित बीज बना है या नहीं उसका भी टेस्टिंग होता है. ये प्योरिटी एनालिसिस के लिए बहुत जल्दी इसका जल्दी टेस्ट होके मिल जाता है. करीब 8 दिन लगता है और ये डाटा भी रिप्रोड्यूसेबल है, मतलब फिर से अगर आपने चेक किया तो भी वैसा ही डाटा आपको मिलेगा. अब इसमें क्या किया जाता है, 4 से 6 दिन का बीज जो उगा हुआ होता है वो लिया जाता है. उसमें से उसका DNA निकाला जाता है और DNA का एक किस मात्रा में लिया जाता है. क्वांटिफिकेशन मतलब जैसे 1 ml 2 ml जो भी होता है उसमें लिया जाता है. उसके बाद उसका PCR रन करते हैं. PCR रन करने के बाद में इलेक्ट्रोफोरोसिस मतलब वो जेल पे रन किया जाता है. और उसका नीचे में आप देखेंगे जहाँ जेल डॉक्यूमेंटेशन लिखा है वहाँ पे पेरेंट 1 पेरेंट 2 और हाइब्रिड ऐसा लिखा है. तो पेरेंट जैसे एक अगर वो मादी है तो उसका जो बैंड आया वो नीचे आता है. पेरेंट 2 यानी नर है तो उसका बैंड उसके ऊपर आता है. लेकिन जब उसका F1 देखा जाता है तो वो नर और मादी दोनों का बैंड दिखना चाहिए, तभी माना जाएगा कि ये संकरित बीज है आपका. तो ये टेक्निक आजकल फॉलो की जाती है क्योंकि इसमें समय कम लगता है. हालांकि खर्चा होता है लेकिन समय कम लगता है और जल्द से जल्द हम लोग बाज़ार में बीज दे सकते हैं और किसानों को भी उसमें सहूलियत होती है, उनको ज़्यादा दिन रुकना नहीं पड़ता है. थैंक यू. थैंक यू मैडम.